हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे फिर दोबारा से भाग नंबर 6 की। और भाग नंबर 6 में हम पढ़ रहे थे न्यायालय के बारे में। न्यायालय में हम कर चुके थे हाई कोर्ट तक, और उसके बाद हमने देखे थे हाई कोर्ट की शक्तियाँ, हाई कोर्ट के कर्तव्यों के बारे में। और उसके बाद हम आज बात करेंगे जिला न्यायालय की। जिला न्यायालय क्या होता है, कैसे कैसे हमारे पास जिला न्यायालय के लिए बात की जाती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सभी मुझसे जुड़ सकें और सभी को इस क्लास से फ़ायदा मिल सके। तो आपको एक बार में एक जानकारी से रूबरू करा देता हूँ कि कल से आपकी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो बहुत ही दिनों से उसका इंतजार किया जा रहा था, कल से शुरू होने के लिए जा रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें मैं आपके लिए 75 जिलों की जानकारी दूंगा। 75 जिलों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। कल हम लेके चलेंगे अपना इंट्रोडक्शन क्लास। कल है तारीख हमारी 20 तारीख 9वां महीना सन 2022, यानी 20 तारीख 9वां महीना सन 2022 से हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल शुरू हो जाएगी। तो आइए अपनी क्लास को, इस वाली क्लास को देखते हैं। ये हमारी हर रोज चलेगी 2 PM पर, और वो चलेगी हमारी 7 PM पर। तो आइए देखते हैं। उससे पहले 4 चंद टॉपिक को, जिसमें मैं आपके लिए लाता हूँ हर रोज एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए समंदर तो नदी की तलाश करो। इसमें बताया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। यानी आपको ऐसा बनना है कि अगर पत्थर भी हो और आप शीशा हो तो उसे तोड़ने की हिम्मत हो। आपको बनना ऐसा है कि आप जिधर निकले आपकी वाह वाह हो, यानी कि आप जिधर को निकलें उधर आपके पीछे भीड़ जमा हो जाए। ऐसा बनने की आप कोशिश करें, और ये कोशिश जब भी संभव है जब आप अपनी तैयारी को दिन ब दिन आगे की ओर लेके चलेंगे। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार थम्स अप करें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देख लेते हैं आज के पॉइंटों को। और आप अपना हेडिंग बना लें, जो हमने आपको लिखवाया था उसी के अंदर हम लेके चलेंगे। आप अपना हेडिंग बना लें जिला न्यायालय। तो आज हम जिला न्यायालय की बात करेंगे। हाई कोर्ट के सभी कर्तव्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जिला न्यायालय या इसे ही कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय। आपने देखा होगा संविधान के अंदर कई बार हमें सुनने को मिला है। तो हमारा चल रहा है भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 जो आता है हमारा राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। राज्य और उसका कार्य क्षेत्र जो आता है हमारा संविधान के अंदर भाग अनुच्छेद नंबर 152 से 236 तक। तो आज हम बात करेंगे, आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और हम पहुंच चुके थे कहां पर, जिला न्यायालय पर। तो आप हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 233, यानी अनुच्छेद नंबर 233 हमारा कहता है कि भारत का एक, सॉरी भारत नहीं यहाँ आएगा यहाँ पे, क्योंकि राज्य के लिए आता है। आप वैसे भारत भी लिख सकते हैं। तो इसमें आएगा राज्य का एक जिला न्यायालय होगा। जिला न्यायालय होगा, या इसे ही कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय भी किसे कहा जाता है, इसे ही। और इसके अंदर हमें बताया है कि जिला न्यायालय होगा, और जिले न्यायालय में कौन कौन कैसे कैसे होता है। तो इसके अंदर होता है, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, और होता है अन्य न्यायाधीश।
मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। और इसी के अंदर क्या बात हुई, तो इसी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा जिला न्यायालय का न्यायाधीश होता है और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट लिखवाया था कि हाई कोर्ट के अंदर जो अधिकार होता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, क्या वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश। और कौन, ऐसे लिख लें, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है किसकी, तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश की। और आपसे पूछा जाए कि इसकी योग्यता क्या क्या होंगी, तो योग्यताओं के अंदर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही आएगा कि वह 10 वर्ष तक उसने किसी भी न्यायालय के अंदर वकालत की हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और उसकी जो न्यूनतम उम्र है या वह न्यूनतम कार्य कर सकता है, तो वह कितने वर्ष तक कर सकता है, तो न्यूनतम कार्य कर सकता है वह 7 वर्ष। तो आइए इसे देख लेते हैं। तो इसकी योग्यताओं को लिख लें आप। इसकी योग्यताएं में आएगा कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया न हो। और आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि इसकी उम्र कम से कम इसकी आयु जो है वो आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसकी आयु 60 वर्ष की होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी आयु कितनी होनी चाहिए जिला न्यायालय की, तो 60 वर्ष। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की भी लिखवाई थी, वो कितनी थी, 65 वर्ष। और मैंने हाई कोर्ट को लिखवाई थी, तो हाई कोर्ट की कितनी थी, तो वो थी 62 वर्ष। और इसकी कितनी होती है, 60 वर्ष। और वह न्यूनतम कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है, तो यह न्यूनतम 7 वर्ष तक इस कार्य को कर सकता है। तो आप ऐसे लिख लें कि 60 वर्ष या 62 वर्ष, 60 वर्ष या 7 वर्ष, ये दोनों जो भी इनमें से पूरी जल्दी पहले होगी, यानी जो भी पहले पूरी हो जाएगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा और उसके अनुसार इसे पद से हटा लिया जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आती है इसकी अगली योग्यता में कि वह 10 वर्ष तक वकालत किया हो, यानी उसने 10 वर्ष तक वकालत की हो, वो भी योग्यताएं हैं उसकी। तो आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, आप एक बार नोट कर लें, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेदों की तरफ, और अगला अनुच्छेद हमारा आएगा अगले भाग में, और अगले भाग की हम बात करेंगे आज, जो हमारा आता है भाग नंबर 7। और भाग नंबर 7 में आपको मैं थोड़ी जानकारी से रूबरू करा देता हूं कि भाग नंबर 7 को आपको जिसको नहीं पता वो एक बार सुन ले कि भाग नंबर 7 हमारा समाप्त हो चुका है, जिसमें था संपत्ति का अधिकार, जो हमारा समाप्त हो चुका है भाग नंबर 7। और भाग नंबर 7 में हमारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया भाग नंबर 7 से। तो आप एक बार इसे नोट कर ही लिया होगा आपने, मैं इसे मिटा देता हूं और हम बढ़ेंगे अपने अगले भाग की तरफ, जो हमारा आता है भाग नंबर 8। तो हमारा आएगा भाग नंबर 8। पहले आप लिख लें एक पॉइंट कि भाग नंबर 7 इसका क्या हो चुका है, तो ये हमारे संविधान से समाप्त हो चुका है। और जो चीज समाप्त हो चुकी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी नहीं, तो ये हमारा समाप्त हो चुका है भाग नंबर 7। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले भाग की तरफ, जो आता है हमारा भाग नंबर 8। और भाग नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तो भाग नंबर 8 में हमें दिया है कि संघ एवं
संघ शासित क्षेत्रों का प्रकाशन, यानी संघ शासित क्षेत्र के बारे में जो बात की गई है वो भाग नंबर 8 में है। आप एक बार देख लें संघ शासित क्षेत्र। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? राज्यों के बारे में। और राज्यों के बाद हमारी कौन सी बात की जाएगी? तो संघ की, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप इन्हें नोट कर लें, संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आपको इससे पहले पहुंचने से पहले मैं आपको पहले एक संविधान लिखवाता हूं, अनुच्छेद लिखवाता हूं। उसके बाद में आपको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लूंगा। तो आइए पहले एक अनुच्छेद लिख लेते हैं। और ये हमारा कहां से कहां तक आता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेद नंबर हमारा आता है 239, यानी 239 से हम बात करेंगे। 239 से हम बात करेंगे कहां तक? 241 तक, यानी यहां से लेके यहां तक के अनुच्छेद जो आते हैं हमारे वो इसमें आते हैं। और एक बार इसे भी लिख लें, ये कहां से कहां तक था? तो ये था 236 से 38 तक। 236 से 38 तक, 238 तक था हमारा भाग नंबर 7 जो हमारा समाप्त हो चुका था। 36 नहीं, 37 से 38 तक ये हमारा समाप्त हो चुका है। हम बात करेंगे आज किसके बारे में? तो आज हम बात करेंगे संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। तो आइए एक बार प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे भाई बहन मेरे जो जुड़ सकें मुझसे, जिससे कि उनका भी नुकसान ना हो और मेरा भी नुकसान ना हो, जिससे कि मुझसे भी सारे बच्चे जुड़ जाएं। तो आइए एक बार शेयर कर दें, फिर चलते हैं क्लास की तरफ। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आता हमारा अनुच्छेद नंबर 239। और 239 क्या कहता है कि 239 कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो किसके नाम से चलेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो आप एक बार नोट करें कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा, राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, यानी राष्ट्रपति ही चलाएगा उनके शासन को। और इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि इसके बाद में आपको थोड़े पॉइंटों के बारे में बताऊंगा जो अन्य पॉइंट हमारे अंदर इस संविधान के अंदर जुड़े। तो आइए उन्हीं के बारे में चलते हैं। और एक पॉइंट और है इसी के अंदर कि संशासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा और उनके लिए वह क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति उनके लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता है। प्रशासकों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासक जो होते हैं, उनमें जो कार्य करते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो आइए देख लेते हैं क्लास की। तो हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 239। जब शुरू में जब हमारा संविधान बना तो इसके अंदर था अनुच्छेद नंबर 239। और इसके बाद हमारी बात चली कब? तो हमारी बात आई 1991 के अंदर। और 1991 में हुआ हमारा संविधान का 69वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमारे पास एक बात हुई कि जो हमारा संविधान था इसके अंदर हमें एक बात की गई कि जो हमारी दिल्ली और पांडिचेरी है इसके अंदर विधानसभा की नियुक्ति की गई और इसके अंदर सीटों का प्रावधान किया गया। उससे पहले हमारे संविधान के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं की गई थी। तो इसी के बारे में बताया कहाँ पर? अनुच्छेद नंबर 239 के ए के अंदर। और इसी में बताया कि इसी में अगली बात बताई कि जो हमारी जो दिल्ली है इसे NCT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टेरिटरी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी NCT का दर्जा कहाँ दिया गया? तो दिल्ली को। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 69वां संविधान संशोधन, और जो हुआ हमारा 1991 में। तो आइए इन्हीं पॉइंटों को हम लिख लेते हैं एक बार। तो
हमारा संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, और ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 69वां संविधान संशोधन हुआ। आप ऐसे लिख लें कि 69वां संविधान संशोधन हुआ हमारा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ 1991 में। और इसी के तहत हमारे पास दो अनुच्छेद जुड़े, और दो अनुच्छेद जुड़े कौन कौन से? दो अनुच्छेद जुड़े, और ये कौन कौन से थे? तो ये थे, एक था 239 का ए और एक था 239 का बी। इसी के तहत हमारे पास दो अनुच्छेद जुड़े, जो 239 का ए था और 239 का बी था, जिसके बारे में मैंने 239 की आपको जानकारी दे दी है। तो आइए देख लेते हैं 239 के ए को, जिसमें हमें हमारे बारे में बताया इसमें कि 239 का बी कहता है, सॉरी ए कहता है कि दिल्ली को, या ऐसे लिख लें, पहला पॉइंट जैसे मैंने समझाया था, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। कब? 239 के ए में। और इसमें क्या किया गया? जो हमारी दिल्ली थी इसके लिए 70 सीट विधानसभा की रखी गई, और जो हमारी पांडिचेरी थी इसके लिए 33 यानी 70 सीट विधानसभा की रखी गई। कोई भी मुझे कमेंट करके बताए कि वर्तमान में हमारा ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर 70 सीट विधानसभा की हैं। एक बार नोट करके बताए, जो जिसको पता है एक बार बताने की कोशिश करे। इसके बाद हमारे पास अगली बात आई, इसी के अंदर जो हमारी अगली बात आई कि दिल्ली को, और ये दिल्ली जो थी इसे दिल्ली को एनसीटी का दर्जा, एनसीटी का मतलब हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला किसे? दिल्ली को। और ये किसके तहत मिला? तो हमारा हुआ 69वां संविधान संशोधन, और जो हुआ हमारा 1991 में। इसी के बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आया जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 39 का बी। और 39 के बी में हमें बात की गई किसकी? तो 39 के बी में बात की गई कि जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली और पांडिचेरी है, यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी यहाँ के जो प्रशासक, यहाँ की जो उपराज्यपाल होते हैं, उन्हें क्या अधिकार दिया गया? तो उन्हें अधिकार दिया गया कि वह अपने राज्य के अंदर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जबकि ये शक्ति हमारे पास किसके पास होती है? तो ये शक्ति हमारी होती है सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन इसके अलावा जो शक्ति होती है किसके पास होती है? पांडिचेरी और दिल्ली के पास, क्योंकि इन्हें ऐसा अधिकार हमारे संविधान के अंदर दिया गया है। तो आइए एक बार नोट कर लें, एक बार नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो आइए प्यारे साथियों, और मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि जो भी मेरा प्यारा भाई बहन जुड़ चुका है वो एक बार शेयर जरूर कर दे, जिससे कि और मेरे प्यारे भाइयों को भी क्लास का लाभ मिल सके। तो आता हमारे पास 239 का बी। तो आप अनुच्छेद लिख लें, दो सौ उनतालीस का बी, जिसमें आया कि दिल्ली और पांडिचेरी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई किसे? 239 के बी के तहत। इसके बाद हमारे पास आता है अगला अनुच्छेद जिसे कहते हैं 240। और 240 में हमें बताया किसके बारे में कि संघ शासित क्षेत्रों को जो प्रशासन होगा, संघ शासित क्षेत्रों में जो भी प्रशासन होगा उसमें कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। यानी उसमें, जबकि हमारे भारत के अंदर जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो किसे है? तो संघ के अंदर है संसद को और राज्य के अंदर है विधानमंडल को। लेकिन संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो अधिकार दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? तो राष्ट्रपति उस पर कानून बना सकता है, संसद और विधानमंडल नहीं। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो आता है अनुच्छेद नंबर 240। और 240 कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। संघ शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? तो सिर्फ राष्ट्रपति को ही दिया गया है कि वही कानून बना सकता है। संसद और विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली और पांडिचेरी के लिए कानून बना सकें। यानी संघ शासित क्षेत्र हमारे कितने हैं? 7 सिस्टर। और 7 सिस्टरों को जो कानून बनेगा वो किसके अनुसार बनेगा? राष्ट्रपति के अनुसार, ना कि संसद और विधानमंडल के अनुसार। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। कभी भी ऑप्शन में आए तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप किससे पढ़े हैं? मुझसे, तो गलत होना भी नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं अगले अनुच्छेद को। और अगला आता है हमारे पास 241। और 241 में हमारा कहता है कि प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। यानी हमारे जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं उसमें उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और वो कैसे? तो मैं एक बार निमिटा देता हूं, एक ही बार में आ जाएगा, सिर्फ नोट कर ही लिया होगा आपने। तो सर नोट जरूर करते चलना है। आता हमारा 241। और 241 कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालय का प्रावधान, जैसे संघ शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो आप एक बार नोट करते चलें कि किन किन इसके तहत हमारे पास कौन कौन से न्यायालय बने गए हैं और कौन कौन से न्यायालय में हमें क्या क्या बात बताई गई है। तो आप एक बार नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो आता है हमारे पास 241 के तहत जो हमारा आता है यूटी, जो आता है हमारा अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में कोई मुझे बताएगा कि कार्य हमारे जो अंडमान निकोबार के अंदर है वो कार्य कौन करता है? उपराज्यपाल करता है, प्रशासक करता है, या एडमिनिस्ट्रेशन करता है? आप मुझे एक बार बताएं, उसके बाद बढ़ते हैं। तो एक बार नोट करें अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, इसमें जो नियुक्ति होती है वो किसकी नियुक्ति होती है? तो इसके अंदर नियुक्ति होती है उपराज्यपाल की। उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। मैं एक बार एक तरफ यूटी लिखता चलूंगा यानी यूनियन टेरिटरी, और एक तरफ लिखता चलूंगा मैं जो बनता है, और एक तरफ लिखता चलूंगा न्यायालय इनके। तो उपराज्यपाल बनता है और इनका जो न्यायालय है वो कौन सा है? तो एक है कलकत्ता न्यायालय। इसमें जो न्यायालय बनता है वो कौन सा बनता है? तो कलकत्ता न्यायालय ही इस पर कार्य करता है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय सॉरी हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हाई कोर्ट ही कार्य करता है किसके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। आप एक बार देखें। इसके बाद आता है हमारा अगला, जिसे कहते हैं हम अगले को चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में हमारा क्या होता है, तो चंडीगढ़ में आप अगला नोट करें चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में हमारी नियुक्ति होती है किसकी, तो ये होती है प्रशासक की। यहां पर कोई भी उपराज्यपाल का नाम नहीं लेगा, यहां पर सिर्फ किसे कहते हैं, तो कहते हैं प्रशासक। और प्रशासक और इसका जो उच्च न्यायालय होता है, जो चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है, ये कौन सा है, तो ये किसके लिए है, तो चंडीगढ़ उप न्यायालय, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो उच्च न्यायालय बनाया गया है, तो वो कहाँ कहाँ बनाया गया, तो इसके लिए दो जगह हैं, एक तो है पंजाब और एक है हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, यानी यहाँ के जो पंजाब और हरियाणा के जो उच्च न्यायालय हैं वो कार्य देखते हैं किसका, चंडीगढ़ का। एक बार शेयर जरूर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, और जो भी नया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दादर नागर हवेली और दमन व दीप। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दादर नागर हवेली और दमन व दीप ये पहले अलग हुआ करते थे 2019 से पहले, लेकिन 2019 के लास्ट में एक बिल आया और दादर नागर हवेली और दमन व दीप को दोनों को एक साथ मिला दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद आता है दमन व दीप व दादर नागर हवेली। और इसमें क्या होता है, तो दमन व दीप और दादर नागर हवेली में नियुक्ति होती है किसकी, तो नियुक्ति होती है इसके अंदर भी प्रशासक की। इसमें भी किसकी नियुक्ति होती है, तो प्रशासक की नियुक्ति होती है किसके अंदर, दिल्ली दादर नागर हवेली और दमन व दीप की। आपसे पूछा जा सकता है प्रशासक। और इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि इसके लिए जो न्यायालय बनाया गया है वो कौन सा है, तो इसके लिए है मुंबई न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मैं आपको फर्क बता चुका हूं। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। तो एक बार इसके बाद आता है अगला, जिसे कहते हैं दिल्ली। और दिल्ली के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। दिल्ली, और दिल्ली में किसकी नियुक्ति होती है, तो इसमें होती है, दिल्ली के अंदर नियुक्ति होती है किसकी, तो दिल्ली के अंदर नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की। और जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एक बार बताएं कौन है, तो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। कहाँ के, दिल्ली के, जो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और इसके अंदर होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और आपसे पूछा जाए कि इसका हाई कोर्ट कहाँ है, तो एकमात्र ही ऐसा है, तो उसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये हाई कोर्ट ही है दिल्ली के अंदर ही। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय। इसके बाद आता है हमारा अगला, जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इसका है कोच्चि। और इसमें किसकी नियुक्ति होती है, एक बार नोट करते चलें, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसमें नियुक्ति होती है प्रशासक की, और इसका न्यायालय है कोच्चि। और ये कोच्चि कहाँ है, तो कोच्चि है केरल के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला आता है, अगले को कहते हैं पांडिचेरी। और पांडिचेरी में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की नियुक्ति होती है। एक बार यहां पर उपराज्यपाल भी आएगा, क्योंकि यहां पर उपराज्यपाल इन्हें दर्जा दिया गया है उपराज्यपाल, और मुख्यमंत्री दोनों ही होते हैं। इसके बाद आता है हमारा पांडिचेरी। पांडिचेरी, पांडिचेरी में किसकी नियुक्ति होती है, तो ये होती है उपराज्यपाल, और यहां पर दो की नियुक्ति होती है, और मुख्यमंत्री यानी सीएम। और इसका जो पांडिचेरी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, तो ये है मद्रास के अंदर।
ये कहाँ है? मद्रास के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला आता है, अगले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में नियुक्ति होती है उपराज्यपाल की। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर नियुक्ति होती है उपराज्यपाल की। एक बार बताएं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, और यहाँ पर जो न्यायालय है वो कौन सा है? तो ये न्यायालय हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर ही है न्यायालय भी। और इसके बाद हमारे पास आता है अगला, जिसे कहते हैं लद्दाख। और लद्दाख का न्यायालय भी कहाँ पर है? तो लद्दाख का न्यायालय भी है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि कुछ समय पहले ये दोनों एक ही थे और 2020 के अंदर एक बिल आया जिससे ये दोनों अलग हो गए। और यहाँ पर नियुक्ति किसकी होती है? तो यहाँ पर नियुक्ति होती है लद्दाख में प्रशासक की, प्रशासक की। और यहाँ का जो न्यायालय मैंने आपको अभी बताया कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। एक बार इसे सबको नोट करें। और आज की क्लास प्यारे भाइयों, आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी, तो एक बार इसे नोट कर लें। और आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी डाउट है तो एक बार उसे जरूर पूछें। फिर अपनी क्लास से हम विदा लेंगे और मिलेंगे आपको अगली क्लास में। कल से हम मिलेंगे आपको 2 टाइम, एक तो मिलेंगे 2 PM पर और एक मिलेंगे 7 PM पर। 7 PM में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल की। तो कल से हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं हम। अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अब चलते हैं प्यारे भाइयों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार उसे जरूर पूछा करें, जिससे कि मैं उसको बताने की अपनी तरफ से सारी कोशिश करूंगा। एक बार इसे नोट कर लें। तो अंत में वही, चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।